हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों आपसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है और आप चाहें तो लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन अगर आपने देखा हो तो 2.85 के अपर प्राइस बैंड के ऊपर ओपन हुआ था और वहां से हाई नहीं बनाया क्योंकि अपर प्राइस बैंड था। लो बनाता है 2.70 का। अगर हम बात करें क्लोजिंग तो वो भी 2.85 के ही ऊपर हुई है। आप देखें यहाँ पे तो इसका लोअर सर्किट भी हिट हो जाता नहीं सर, लोअर सर्किट हिट नहीं होता है। 2.65 का लगा था, चलिए अच्छी बात है। 3.64% का अपर सर्किट 2.85 के ऊपर बंद हुआ। 2,06,91,370 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। 788 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में टोटल डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें एनएससी और पीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का, तो आप देख सकते हैं 45.4% की डिलीवरी। ये थोड़ी मोड़ी डिलीवरी नहीं है, 3.6% की जंप है। दोस्तों, अगर हम लास्ट डे यानी 26 अगस्त की डिलीवरी देखें तो 36.8% थी, उससे राइज है। 3,40,97,800 शेयर्स टोटल ट्रेड किए गए, जिसमें 1,54,90,500 शेयर्स की डिलीवरी। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी टेलीकॉम सेक्टर से कोई दूर कंपनी नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर की ही कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए एजीआर ड्यूज़ को पे करने के लिए 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम डिज़ाइन करके लेके आता है, तो क्या इस रिलीफ पैकेज का जो कवरेज है क्या वो आर कॉम के लिए भी वैलिड होगा? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम प्रोवाइड करने के अलावा कोई और रिलीफ पैकेज आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो आर कॉम के ऊपर उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ये सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी है कि नहीं है? बताइए। तो अगर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है तो डॉट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो इससे लेना चाहता है आरकॉम से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में वो चाहता है इसको वसूलना। लेकिन ये बात अगर ऐसा हो जाता है कि 20 साल का टाइम फ्रेम निकल जाता है प्लस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, ऐसा सुनने में आया कि सरकार चेंजेस लाने के लिए सोच रही है, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो लाइसेंस फीस है स्पेक्ट्रम को लेकर के उसमें कुछ रिडक्शन हो सकता है, राइट। हालांकि ये सर्टेन नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है डेफिनेटली आर कॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के टोटल अमाउंट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है और ये कहीं न कहीं आर कॉम के ऊपर जो बोझ है जो कर्जे का, उसको कुछ न कुछ रिड्यूस करेगा, हल्का करेगा, जो कि आर कॉम के अट्रैक्टिव होने का जो पॉइंट है, आर कॉम एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है दोस्तों जब इसका डेट काफ़ी रिड्यूस हो और बैंक्स भी पूरी तरीके से तैयार हों कि वो सब्सटेंशियल हेयर कट लें, क्योंकि 100% अगर रिकवरी चाहेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस पूरी कंपनी के डेट को पे करके इसे ख़रीदना चाहेगा, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। तो किसी तरीके से बैंक्स को जो है कुछ परसेंटेज सब्सटेंशियल हेयर कट जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि देखिए एनसीएलटी में लेके जाओगे ना इस कंपनी को, तब भी आपको 100% नहीं मिलता, ये आप लिख करके ले लीजिए। कोई ऐसा केस नहीं है जो 100% आपको एनसीएलटी रिकवरी करा के देगा।
वहाँ पे आपको झेलना पड़ता है, वहाँ पे आप हेयर कट ले लेते हो और ऐसे नहीं ले सकते हो रिस्ट्रक्चरिंग करा करके किसी भी जो एग्जिस्टिंग इस बिज़नेस में ऑलरेडी है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन को कवर करने के लिए रिलायंस जियो को क्यों नहीं पकड़ा जाता है। रिलायंस जियो चाहे तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को चुटकियों में ख़रीद सकता है, इसके इन्वेस्टर्स को डूबने से बचा सकता है कि नहीं है, बताइए ना। लेकिन दोस्तों वही है कि अभी सिचुएशन कुछ सही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। एनसीएलटी अभी जल्दी ही सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे पॉइंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या है, आरबीआई का क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या है, बहुत तरीके के केसेस इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो अभी ये बहुत ही हाईली लिटिगेशन कॉम्प्लेक्स में फंसी हुई है एक तरीके से देखा जाए। तो ये सारी प्रोसेस, सारी बातें जब क्लियर कट हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे होना है, उसके बाद साफ साफ हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में आरजीओ का क्या इंटेंशन है आरकॉम की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं। अभी सब इधर उधर छुपे हुए हैं, अभी कुछ भी क्लियर कट पता नहीं है। सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, सही पॉइंट का, तभी सब अपनी चोंच खोलेंगे। अभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है क्योंकि सबको पता है सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी है। अगर सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू धड़ाम से गिर जाएगी, जैसा कि हमने ट्विन स्टार को एक्वायर करते हुए देखा था वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। कहीं न कहीं से ऐसा कुछ पता चल गया होगा किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो उस कंपनी की जो लिक्विडेशन वैल्यू थी वो बिल्कुल वही ऑफ़र करी गई थी इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन के खड़ा हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया। ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं टिल द एंड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा लास्ट में कि आरकॉम भी टेलीकॉम सेक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और अभी भी है। एंटरप्राइज कस्टमर्स को डेटा सर्विस का बिज़नेस अभी भी चलाता है। तो मुझे लगता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर अगर रिलीफ की बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें आरकॉम के ऊपर भी पड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कुछ कटौती होती है, कुछ कमी आती है, वो भी एक तरीके से आरकॉम को बेनिफिशियल कर सकता है। ये कुछ बातें हैं जो इसके डेट को थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगी, प्लस इस कंपनी के दूसरे को एक्वायर करने के लिए एक कंपनी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन पाएगी जब बैंक्स अपने एनपीओ को कुछ हद तक रिड्यूस करने के लिए रेडी हों। राइट, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।